गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 202 की यूनिट 2 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आवर फर्स्ट टॉपिक इज AC सिग्नल पैरामीटर्स। AC सिग्नल कैसी होती है? आपने AC सिग्नल देखी है। ऐसी AC सिग्नल इज ऑल्टरनेटिंग करंट। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव हाफ साइकिल। ये फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब इस तरह से ऑल्टरनेटिव यानी कि एक के बाद एक ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स होती है। ये आपकी एक साइन वेव है। इस वेव को ये वेव आपका साइन वेव है, साइन वेव AC वोल्टेज। तो आप AC वोल्टेज को इक्वेशन में इस तरह से दिखाते हो। ये आपने 12th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। स्मॉल e मतलब AC वोल्टेज स्मॉल e इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब ये कैपिटल E0 क्या है? ये आपका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब गुजराती में कंप विस्तार। पीक वोल्टेज कह सकते हो आप, मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज, ये एम्पलीट्यूड। साइन वेव है तो आपका साइन फंक्शन रहेगा। उसके बाद ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? टी तो आपको पता है टाइम है। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, गुजराती में जिसे कोणीय वेग कहते हैं। ना एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली रेडियन पर सेकेंड। और आप एंगुलर वेलोसिटी, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता हो तो आप 2πf इस फॉर्मूला से एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। नाउ साइन वेव स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। और ये क्या होगा आपका? 2π। ये जहाँ पे ये साइन वेव वापस, ये पूरी एक साइकिल, देखो साइकिल यहाँ पे शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई। ये आपका 2π होगा। 0, फिर यहाँ पे आपका पाई, फिर यहाँ पे 2π। यहाँ पे मिस्टेक है, 2π यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2π। अब आपको मीन वैल्यू और RMS वैल्यू पता होगी करंट या फिर वोल्टेज की। आपने सुना है IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब सबसे पहले मीन वैल्यू निकालेंगे। अब जो AC करंट होता है इस तरह से, ये सिग्नल अगर इस शेप की है, साइन वेव या कोसाइन वेव, उसकी मीन वैल्यू, मीन मतलब गुजराती में सरेराश, मीन वैल्यू 0 होती है AC करंट की। कैसे? हम देखते हैं। मीन वैल्यू का फॉर्मूला होता है ये 1/t इंटीग्रेशन 0 to t e dt। अब E क्या है? E0 साइन ओमेगा टी। स्मॉल e इज E0 साइन ओमेगा टी। नाउ अब हम क्या करेंगे? देखो ये इंटीग्रेशन इज अक्रॉस टी, टाइम के अक्रॉस इंटीग्रेशन है। टाइम 0 to कैपिटल T, और ये कैपिटल T क्या है? टाइम पीरियड क्या होता है वेव का? जब आपकी वेव पूरी कंप्लीट होती है, मतलब भी ये स्टार्ट हुई, यहाँ पे कंप्लीट हुई, पूरा एक वेवलेंथ कंप्लीट होता है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक ऑसिलेशन जितने टाइम में कंप्लीट हो। अब देखो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, उससे आप उस टाइम को आप टाइम पीरियड कैपिटल T कहोगे। अब एट t इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 है तब ओमेगा टी क्या होगा? ओमेगा इज 2πf, सो ओमेगा टी इज 2πft। अब
एफ इज इक्वल टू 1/t, एफ इज इक्वल टू 1/t, तो 2π/ft इज इक्वल टू 2πT/t। अब 1/T, इसमें कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड, जैसे मैंने कहा, तो टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है फ्रीक्वेंसी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया। नाउ स्मॉल टी एट टी इज इक्वल टू 0, तो स्मॉल टी की वैल्यू 0 है, एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0 ओमेगा टी विल ऑल्सो बी 0। तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन में ये 0 है तो आप यहाँ पे भी 0 लिखो, और टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, जब टाइम पीरियड जितना होता है तब ओमेगा टी कितना होगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2/T/T, ठीक है। और स्मॉल टी कितना है हमारा यहाँ पे, कैपिटल टी जितना, तो आपका 2π, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2π। तो यहाँ पे जहाँ पे कैपिटल टी है उसकी जगह पे T/, लिखो, और ये जहाँ पे टी है, सी यहाँ पे टी है और एक यहाँ पे टी है, उसकी जगह पे आपने दोनों जगह 2π लिखा। अब आपने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, टी की वैल्यू जहाँ जहाँ है उसकी जगह आपने ओमेगा टी की वैल्यू डाली, टी की वैल्यू जहाँ है उसकी जगह आपने ओमेगा टी की वैल्यू डाली। मतलब यहाँ पे डी टी है उसकी जगह डी ओमेगा टी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे टी की वैल्यूज़ है उसकी जगह पे हमने ओमेगा टी की वैल्यूज़ डाली है। अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, दैट विल बी 0, ये इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0। अब आप अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपका साइन वेव होता कैसा है, दैट जितना आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल वैसी की वैसी आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल होती है, और ये 2π हो जाता है 0 से 2π में, ठीक है। जितनी आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल उतनी ही नेगेटिव हाफ साइकिल, तो जितना वोल्टेज आपका पॉजिटिव में कहीं है उतना ही नेगेटिव में है। तो जब आप मीन या सरेराश फाइंड आउट करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे, तो वही चीज़ ऐड भी होगी और सब्ट्रैक्ट भी होगी। तो ओवर द होल साइकिल मीन वैल्यू विल बी 0। ये आप नाउ RMS वैल्यू, RMS मतलब रूट, मीन और स्क्वायर। सबसे पहले अगर आपको वोल्टेज का RMS वैल्यू लेनी है तो आप ERMS लिखोगे, ERMS सबसे पहले स्क्वायर, तो वोल्टेज अगर स्मॉल ई है तो उसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर के बाद क्या आया, मीन, तो आप मीन लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, रूट, तो इस पूरे का आप रूट लीजिए, तो आपका ERMS आ जाएगा। IRMS लेना है तो क्या करो आप कि आप आई लो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उसका मीन कर दो, फिर उसका रूट ले लो। तो हम ERMS फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए ई आपको पता है क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है दैट साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आपको पता है। तो 2 को दोनों साइड 2 से डिवाइड करिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसकी जगह पे आप 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हो। देखो ये वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसे यहाँ पे यूज़ करके। नाउ ई स्क्वायर इज इक्वल, अब क्या करना है, अब हमें मीन लेना है, तो इसका मीन इस तरह से लिखा, फिर ई नॉट स्क्वायर बाय 2 का मीन माइनस
ई नॉट स्क्वायर बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी का भी मीन, मतलब पहले तो इसे ओपन किया, ये टर्म को, इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो ई नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस ई नॉट स्क्वायर बाय 2 कॉस 2 ओमेगा टी होगा। और अब क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें मीन लेना है। तो मीन लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मीन लगेगा, यहाँ पे मीन लगेगा और यहाँ पे भी मीन लगेगा। तो देखो ऐसी कुछ इक्वेशन आएगी। अब आपको पता है दैट कॉस का कोसाइन टर्म का आप 0 to 2 पाई मीन लो तो वो 0 आएगा, ये आपको पता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई साइन टर्म हो, साइन वेव हो या कोसाइन वेव हो, उसे आप 0 to 2 पाई उसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, यानी कि उसका मीन लेते हो, तो वो 0 आएगी, विच मीन्स दिस विल बी 0। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये टर्म। अब ई नॉट स्क्वायर बाय 2 का मीन तो ई नॉट स्क्वायर बाय 2 ही होगा, क्योंकि इट्स जस्ट अ कांस्टेंट। सो ई स्क्वायर का मीन क्या है, ई स्क्वायर का मीन इज ई नॉट स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसकी सेकेंड टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, द सेकेंड टर्म विल बी 0। क्यों, क्योंकि मीन ओवर 0 to 2 पाई ऑफ साइन और कोसाइन इज 0, क्योंकि 0 to 2 पाई के ऊपर साइन या कोसाइन टर्म की मीन वैल्यू 0 होती है। तो इतना ही बचेगा ई स्क्वायर। अब ई आर एम एस क्या है, ई आर एम एस इज अंडर रूट ऑफ मीन ई स्क्वायर। तो अब ये मीन ई स्क्वायर मिल गया ऊपर ये। अब इसका अगर आप अंडर रूट करो तो आपको ई आर एम एस मिलेगा, विच मीन्स ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट 2। सिमिलरली आपको आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2 मिलेगा। ये सब हमने 12th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। अब थर्ड है फेस, या फिर गुजराती मीडियम वाले कड़ा समझेंगे। कड़ा આપણે हम फेस को फाई से डिनोट करते हैं। तो अब देखो इस तरह की जो वेव्स हैं दे आर इन फेस, जिसके बीच फेस डिफरेंस 0 है। फेस डिफरेंस मतलब गुजराती में कड़ा तफावत, फेस डिफरेंस इज 0। सो all the waves in which phase difference is 0, two waves whose phase difference is 0 are called in phase। अब ये देखो इस टाइप की वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस मतलब कि कड़ा तफावत कितना है, 180 डिग्री। फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री। और ऐसी वेव्स को हम आउट ऑफ फेज कहेंगे। अब साइन वेव को हम विल रिप्रेजेंट देम एज रोटेटिंग वेक्टर्स। आप एक साइन वेव ले लो कुछ इस तरह से, साइन वेव है आपकी कुछ इस तरह से, ये परफेक्टली ड्रॉ नहीं किया बट अज्यूम जस्ट दैट इट्स अ साइन वेव। तो और इसका पीक एम्पलीट्यूड या फिर जिससे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, पीक वोल्टेज या एम्पलीट्यूड है ई मैक्स। तो वो कैसे इसे हम दिखाएंगे, कैसे, ई इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी इक्वेशन में। और एज अ रोटेटिंग वेक्टर हम उसे कैसे दिखाएंगे, हम वाई एक्सिस पे ई लेंगे और एक वेक्टर बनाएंगे और वो वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल बनाना चाहिए और उस वेक्टर का एम्पलीट्यूड ई मैक्स होना चाहिए। समझ आया? एज अ रोटेटिंग वेक्टर दिखाने के लिए इसको हमें एक
वेक्टर लेना है जो कि एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल बनाता हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, एम्पलीट्यूड की जितना, एम्पलीट्यूड हमारे केस में ई मैक्स। अब ये तो हुआ एक डायग्राम में एक ही सिग्नल। अब एक ही डायग्राम में दो सिग्नल कैसे दिखाओगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिग्नल है E1 इज इक्वल टू E1 मैक्स साइन ओमेगा टी। अब हम कैसे दिखाएंगे? साइन ओमेगा टी है तो हम एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ करेंगे जो ओमेगा टी एंगल, जिसका एंगल हो ओमेगा टी एक्स एक्सिस से, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, एम्पलीट्यूड जितना, और एम्पलीट्यूड कितना है हमारे केस में E1 मैक्स। तो ये E1 मैक्स मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर जो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल बनाता है। और दूसरा हमें E2 बनाना है उसी ग्राफ पे, तो आप कैसे बनाओगे? ये देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब एक्स से उसे ओमेगा टी प्लस फाइव जितना एंगल बनाना है। तो देखो ये तो ओमेगा टी हो गया और इतना ये फाइव है, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंगल बना रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ये एम्पलीट्यूड जितना, जो कि E2 मैक्स है। तो ये आपका ये Q जो है ये आपका E2 है। सो E1 E2 एंड E1, ठीक है। अब सीरीज रेजोनेंस, ये भी आपने 12th स्टैंडर्ड में किया है। सीरीज रेजोनेंस को गुजराती में आप श्रेणी अनुनाद कहते हैं। अब जो है मैं मोस्टली मैंने यहाँ पे आपकी बुक में थोड़ा सा ब्लर है, आपकी जो रेफरेंस बुक मैंने आपको दी है उसमें सारे इक्वेशंस थोड़े से ब्लर हैं, तो मैंने इन नोट्स में सारे इक्वेशंस लिखे हैं और आपको मैं पढ़ाते वक्त समझाती जाऊंगी। थियरी पोर्शन जो है, आपको सिर्फ इतनी इक्वेशंस नहीं लिखनी है, आपको साथ में जो भी मैं बोलती हूँ वो आपको लिखते जाना है, थियरी बुक में से आपको लिखनी है, ठीक है ना। सीरीज रेजोनेंस, जिसे गुजराती में श्रेणी अनुनाद कहते हैं। सीरीज मतलब हमारे जो भी कंपोनेंट्स हैं L, C और R, वो तीनों सीरीज में रहेंगे। तो देखो ये तीनों सीरीज में है। अब इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद आप एक AC सोर्स लगा दीजिए। अब AC सोर्स कितना वोल्टेज दे रहा है, E0 साइन ओमेगा टी। अब AC सोर्स से कुछ तो करंट निकलेगा, ठीक है, और ये करंट पास होगा L, C और R से। अब इस करंट के कारण, करंट I के कारण इंडक्टर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उससे आप VL कहिए। फिर कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उससे आप VC कहिए। और रजिस्टर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसे आप VR कहिए। तो ये जो वोल्टेज है वो इन तीनों के अक्रॉस ड्रॉप होगा, मतलब E इज इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR। ये जो टोटल वोल्टेज है वो इसमें और इसमें बट जाएगा, तो E इज इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR। नाउ VR, अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, V इज इक्वल टू IR। सो सिंपली मैंने V अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू IR लिखा है। अब आपको रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर तो पता ही होगा। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू j⍵L और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज 1/j⍵C। this much you know from your 12th standard. Now
वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी। जैसे कि मैंने कहा ई इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, तो वी आर की जगह पे आई आर, वी एल की जगह पे आई एक्स एल और वी सी की जगह पे आई एक्स सी। ये हो गया आपका ई। अब रेजिस्टर के अक्रॉस करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। इन फेज मतलब ज़ीरो फेज डिफरेंस। करंट और वोल्टेज रेजिस्टर के केस में दोनों इन फेज होते हैं, सी दोनों ही फेज में है। इन फेज मतलब फेज डिफरेंस इज ज़ीरो, फेज डिफरेंस एज इन कड़ा तफावत फॉर गुजराती पीपल। कड़ा तफावत अगर ઝીરો હોય એને ઇન ફેઝ કહેવાય। તો તમને ખબર છે કે રેઝિસ્ટરમાં કરંટ અને વોલ્ટેજ જે છે એના વચ્ચે કડા તફાવત ઝીરો હોય, દે આર इन फेज। कैपेसिटर में जो करंट है ना, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। लीड्स मतलब आगे होना। सो कैपेसिटर में करंट विल बी 90 डिग्री अहेड ऑफ वोल्टेज। करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगा कैपेसिटर के केस में। तो ये जो फिगर है देखो। और इंडक्टर के केस में क्या होगा कि वोल्टेज विल लीड द करंट बाय 90 डिग्री। वोल्टेज आगे होगा करंट से बाय 90 डिग्री। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप इतना याद रखिए, ये वर्ड याद रखिए, सिविल। सिविल सी, उस सिविल का फर्स्ट हाफ पकड़िए, CIV। तो कैपेसिटर में आगे कौन है, करंट, पीछे कौन है, वोल्टेज। तो आप क्या कहोगे, इन अ कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। और सिविल का पीछे वाला पार्ट पकड़ो, ये पार्ट। इंडक्टर में वोल्टेज विल लीड द करंट बाय 90 डिग्री। ऑलराइट, इंडक्टर में वोल्टेज विल लीड मतलब लीड मतलब आगे है। यहाँ पे CIV मतलब कैपेसिटर में I आगे है V से, और इंडक्टर में V आगे है I से, मतलब वोल्टेज आगे है करंट से। ये आपको इस तरह से याद रह जाएगा। अब I भी अगर V हमारा AC है तो करंट भी तो AC होगा, AC वोल्टेज है तो करंट भी AC होगा। तो हम I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म आप हमारी IR हो जाएगी आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। फिर ये XL तो है ही, फिर उसके बाद हम I की जगह क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्यों, क्योंकि हमारा वोल्टेज जो है वो पाई बाय 2 आगे है, पाई बाय 2 जितना आगे है करंट से। उसी तरह से आई थर्ड टर्म में XC तो है ही है, उसके बाद साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्यों, क्योंकि इस केस में हमारा वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर के केस में देखो, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज हमारा जो है वो साइन से पीछे है, 90 डिग्री पीछे है। तो यहाँ पे पाई बाय 2। अब हम इन तीनों को मिला के एक ही डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, इस डायरेक्शन में अगर आपका करंट है तो आपका VR भी इसी डायरेक्शन में होगा। देखो, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में VR। अब अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो VL कहाँ पे होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कहाँ होगा, आपको पता है दैट इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से आगे है, मतलब इस दिशा में, तो आपका ये। और कैपेसिटर के केस में ये देखो, कैपेसिटर के केस में
कौन आगे है? करंट आगे है। करंट आगे मतलब वोल्टेज पीछे, तो ये VC। समझ आई बात? तो ये VR, ये VL और ये VC। तो कुछ ऐसा डायग्राम है, देखो ऊपर की तरफ VL, नीचे की तरफ VC। तो ये VL और ये VC दोनों 180 डिग्री है, अपोजिट है, तो हम इसको VL माइनस VC कह सकते हैं। ठीक है, अब आप ये, अगर ये VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC होगा। अब इस ट्रायंगल को कंसिडर करो और क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। आपको पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यही हमारी थ्योरम। ई स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर। आप अगर इस वेक्टर को देखने जाओ तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर। अब VR क्या है? VR इज इक्वल टू IR, तो VR स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर। और VL और VC की वैल्यू आप अगर इसमें सब्सटीट्यूट करो तो I स्क्वायर इंटू XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर। I कॉमन ले लो आप, तो आई स्क्वायर कॉमन ले लो तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर। अब इन दोनों इस इक्वेशन को दोनों साइड अंडर रूट स्क्वायर रूट लो, तो E इज इक्वल टू आई स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर। अब आपको पता है इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू E बाय I को आप इक्वेशन में इस तरफ ले आओ, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर। ये है आपका इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर करो तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर। नाउ अब आप इस इक्वेशन से देखो एक ट्रायंगल बना सकते हो। ट्रायंगल कैसा कि बेस पे आप R रखो, बेस पे आप R रखो, परपेंडिकुलर पे XL माइनस XC रखो और हाइपोटेनस पे आप Z रख दो। यही होगा ना? तो पाइथागोरस थ्योरम की R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर। इस इक्वेशन से ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा और यहाँ पे एक थीटा है, सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब XL माइनस XC बाय R। अब XL क्या है? ओमेगा L और XC क्या है? 1 बाय ओमेगा C। मैंने J क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। J इज इमेजिनरी टर्म। सो XL इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C बाय R। ये आपका tan थीटा है। तो थीटा कितना होगा? थीटा ऑब्टेन करने के लिए हम आपको दोनों साइड tan इनवर्स करना पड़ेगा। तो फेज एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C बाय R। अब करंट क्या है आपका? करंट I इज इक्वल टू E बाय Z। I को अगर आप इस तरफ ले आओ और Z को नीचे ले आओ तो
आई इज इक्वल टू ई बाय जेड, दैट इज ई बाय जेड क्या है, जेड आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर है। तो करंट आपका कुछ ऐसा होगा। अब अगर एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी है, इसमें अगर एक्स एल और एक्स सी बराबर है तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखने में गलती की है, यहाँ पे मैंने लिखने में गलती करी है। ये एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर आएगा, ऐसे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से टर्म होगी आपकी। उसी तरह से यहाँ पे भी लिखने में गलती है आपकी। वी एल देखो, ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस पाइथागोरस लगाओ तो वी आर स्क्वायर प्लस ये वी आर है और ये कितना है, ये पार्ट वी एल माइनस वी सी है, तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर होगा। ये वी एल स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर नहीं होगा, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन सुधार लेना। और उसके बाद एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर नहीं होगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होगा। अगर ये आप सुधार दोगे तो यहाँ पे भी एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होगा। ये सब सुधार लेना। तो अब ये क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। नाउ व्हेन एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, जब एक्स एल और एक्स सी बराबर हो तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या, सिर्फ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, दैट इज r। तो जब एक्स एल और एक्स सी बराबर है, एक्स एल और एक्स सी क्या है, रिएक्टेंस ऑफ रिएक्टेंसेस है। एक्स एल इज रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड एक्स सी इज रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो जब रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर बराबर है तब आपने देखा कि इम्पीडेंस मिनिमम होगा। और कितना होगा, इक्वल टू आर। तो करंट कितना होगा, ई बाय जेड, वेर जेड इज मिनिमम। अगर डिनोमिनेटर कम है तो वैल्यू कितनी होगी, बढ़ेगी। जैसे ये डिनोमिनेटर छोटा है तो आई बड़ा होगा, तो आई इज मैक्सिमम। ये कंडीशन, इसे रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। रेजोनेंस कंडीशन, सीरीज रेजोनेंस के केस में रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस मतलब अनुनाद। रेजोनेंस कंडीशन कब आएगी, रेजोनेंस कंडीशन तब आएगी जब कैपेसिटर और इंडक्टर का रिएक्टेंस इक्वल होगा, तब आपकी इम्पीडेंस मिनिमम होगी और करंट मैक्सिमम होगा। ये आपको एमसीक्यू या 1 मार्कर में पूछ सकते हैं कि सीरीज रेजोनेंस के वक्त इम्पीडेंस कैसा है, मिनिमम या मैक्सिमम, तो मिनिमम। और करंट कैसा है, मिनिमम या मैक्सिमम, तो मैक्सिमम। नाउ एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, ये जो आपकी कंडीशन है ही। एक्स एल क्या है, ओमेगा एल, और एक्स सी क्या है, 1 बाय ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओके, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी। एफ को सिर्फ सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ और बाकी सबको इस तरफ ले जाओ, तो एफ इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट एल सी। इसको आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0।
और कुछ इस तरह का आपका रेजोनेंस कर्व आएगा। रेजोनेंस कर्व में F0 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब हो तब ये जो देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट देखो कितना है, मैक्सिमम है। ये देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम। और बैंडविड्थ कैसी होगी, बैंडविड्थ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, जितना मैक्सिमम है उसको √2 से डिवाइड कर दो। जो भी वैल्यू आपके पास आए उसे आप इस ग्राफ में ड्रॉ करो, और वो ग्राफ के जो भी पॉइंट्स पे कट करे उस फ्रीक्वेंसी को F1 और F2 बोलो, और उन दोनों फ्रीक्वेंसी का आप डिफरेंस ले लो, उससे आप बैंडविड्थ कहोगे। सीरीज रेजोनेंस सर्किट को आप एक्सेप्टर सर्किट भी कह सकते हो, क्योंकि वो सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। और सीरीज रेजोनेंस के यूजेस कहाँ हैं, इट्स यूज्ड रेडियो रिसीवर टू ट्यून टू अ पर्टिकुलर स्टेशन। कोई भी आपको आपके पास बहुत सारी सिग्नल्स आ रही हैं रेडियो में, 98.3 FM या फिर 93.5 FM, काफ़ी सारे स्टेशंस हैं। उसमें से आपको कौन सा स्टेशन सिलेक्ट करना है, उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी आप रेडियो में सेट कर दीजिए उस नॉब से, तो आपका वो स्टेशन रिसीव होगा। नाउ पैरेलल रेजोनेंस मतलब गुजराती में समांतर अनुनाद। पैरेलल में आप क्या करोगे, आप कंपोनेंट्स को पैरेलल में जोड़ोगे, सिंपल। ये आपका AC सोर्स है जिससे करंट I निकल रहा है, और ये करंट आके अब पैरेलल कंपोनेंट्स हो तो करंट डिवाइड हो जाता है, आपको पता है। तो देखो थोड़ा सा करंट इसमें और थोड़ा सा इंडक्टर में और थोड़ा सा कैपेसिटर में, तो इंडक्टर में कितना करंट होगा, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ये आपको पता है ना, I इज इक्वल टू V बाय R। तो इंडक्टर के केस में करंट IL इज इक्वल टू E, वोल्टेज E बाय XL। अब इंडक्टर में रिएक्टेंस कितना है, XL, तो IL इज इक्वल टू E बाय ओमेगा L, और IC करंट अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू वोल्टेज E बाय वोल्टेज अक्रॉस द बाय रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब E बाय 1 बाय ओमेगा C। अब पैरेलल रेजोनेंस है ना, वो सीरीज रेजोनेंस से बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, ये पैरेलल रेजोनेंस वाले केस में I मिनिमम होगा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। देखो सीरीज रेजोनेंस में रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, दैट I करंट मैक्सिमम और इम्पीडेंस मिनिमम। पैरेलल रेजोनेंस के केस में एकदम उल्टा होगा कि I करंट जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम होगा, करंट मिनिमम होगा और इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा। और इस केस में भी आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो 1/2π√LC ही होगी। हमने डिराइव करी है ऊपर, फिर से मैं नहीं करने वाली। और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को आप रिजेक्टर सर्किट भी कह सकते हो। अब आप ब्रिजेस पढ़ेंगे। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता था कि इस तरह से 4 आर्म्स होते थे, 1 2 3 4, इस तरह से 4 आर्म्स होते थे, और चारों में एक रेजिस्टर होता था, R1 R2, फिर यहाँ पे तीसरा होता था R3, और यहाँ पे एक होता था R4। फिर यहाँ पे आप एक बैटरी लगाते थे, ठीक है। फिर आप क्या करते थे कि बैलेंस कंडीशन में R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल था कि बैलेंस कंडीशन में R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ये था।
आप थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को रिवाइज कर लीजिए। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ये आपका बैलेंस कंडीशन हुआ करता था। अब वो था आपका डीसी ब्रिज। डीसी ब्रिज क्यों? क्योंकि आप एक तो यहाँ पे डीसी बैटरी लगाते थे और सारे के सारे रेजिस्टर थे, और रेजिस्टर सब डीसी में काम करते हैं। अब आप इंडक्टर, अब यहाँ पे देखिए मैक्सवेल ब्रिज में आप ये देखिए उसका फिगर देखिए। एक तो आप मैक्सवेल ब्रिज में एसी अप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे कंपोनेंट सारे देखो। फर्स्ट आर्म में एल और R1 है, सेकेंड आर्म में सिर्फ R2 है, थर्ड आर्म में सिर्फ R3 और फोर्थ आर्म में R4 और C पैरेलल में है। अब सिर्फ रेजिस्टर तो है नहीं, साथ में दूसरे कंपोनेंट्स भी हैं, तो हम रेजिस्टेंस की जगह पे R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 की जगह पे हम रेजिस्टेंस की जगह पे हम इम्पीडेंस यूज़ करेंगे। मतलब R1 की जगह पे Z1, R2 की जगह पे Z2, R3 की जगह पे Z3 और R4 की जगह पे Z4। Z1/Z2 इज इक्वल टू Z3/Z4, दैट्स योर बैलेंस कंडीशन। अब Z1 मतलब पहले आर्म का इम्पीडेंस, और इस Z1 में इम्पीडेंस किसके कारण है? एक तो R1 के कारण और एक तो इंडक्टर के कारण। तो R1 के कारण तो यही होगा R1 और R1 प्लस XL। सो Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस XL, दैट इज R1 प्लस j ओमेगा L। XL इज इक्वल टू j ओमेगा L, तो ये XL इज इक्वल टू j ओमेगा L, यू नो दिस। आर्म 2 में सिर्फ R2 ही है, तो Z2 इज इक्वल टू R2। आर्म 3 में सिर्फ R3 ही है, तो Z3 इज इक्वल टू R3। और आर्म 4 में आप देखो तो R4 और C दोनों पैरेलल में है, तो Z4 इज इक्वल टू R4 पैरेलल विद XC। See, R4 parallel with XC, so R4 ये R4 पैरेलल XC को आप इस तरह से लिख सकते हो, R4XC/R4 प्लस XC, ठीक है। और XC की वैल्यू क्या है? 1/j ओमेगा C, तो XC की जगह पे 1/j ओमेगा C पुट करो और सिंप्लीफाई करो, तो R4/1 प्लस j ओमेगा R4C। अब आप इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हो, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, है ना। तो वो मैंने इक्वेशन इसी तरह से लिखी, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। और अब Z1 Z2 Z3 और Z4 की वैल्यूज़ पुट कर दो इसकी जगह पे और सिंप्लीफाई करते जाओ, तो आपका ये कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। फिर अब देखो दोनों साइड में जे वाले टर्म्स है, मतलब इमेजिनरी टर्म्स है, और दोनों साइड पे रियल टर्म्स है। तो इस इक्वेशन को आप कंपेयर द रियल टर्म्स ऑफ अबव इक्वेशन, मतलब इन दोनों को कंपेयर करो। R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन आ गई? ये वाली, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। मतलब ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल फिर से आ गया। नाउ कंपेयर द इमेजिनरी पार्ट, इसके इमेजिनरी पार्ट्स को ही कंपेयर करो। ये देखो किया मैंने कंपेयर। अब ओमेगा ओमेगा कैंसिल होगा, R4 कैंसिल होगा, बचेगा क्या? L इज इक्वल टू R2 R3 और C। सो अगर आपको आपका R2 R3 और कैपेसिटेंस नोन है तो आप अननोन इंडक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। यही मैंने मैक्सवेल ब्रिज का पर्पस भी लिखा है। मैक्सवेल ब्रिज इज यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन इंडक्टेंस। आपको ये प्रैक्टिकल आएगा थर्ड सेमेस्टर में कि आपको मैक्सवेल ब्रिज यूज करके आपको R2 R3 और कैपेसिटेंस आपको नोन होगा, आपको पता होगा, और उससे आपको L की वैल्यू मैक्सवेल्स ब्रिज यूज करके फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है शरिंग्स ब्रिज। इन मैक्सवेल ब्रिज से हमने L फाइंड आउट किया, शरिंग्स ब्रिज से हम C फाइंड आउट करेंगे। तो ये है आपका शरिंग्स ब्रिज।
Shearing bridge used to measure capacitance. Now phase angle. अब हम क्या करेंगे इसमें हम सारे आर्म्स का फेस एंगल फाइंड आउट करेंगे। आर्म 1 के फेस एंगल को आप θ1 बोलो, आर्म 2 के फेस एंगल को आप θ2 बोलो। अब आर्म 2 में फेस एंगल कितना होना चाहिए? θ2 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा है दैट रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज के बीच कोई फेस डिफरेंस नहीं होता। आर्म 3 में आप फेस एंगल को θ3 बोलो और θ3 कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आर्म 3 में सिर्फ एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर में करंट जो है वो वोल्टेज से करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहता है, तो 90 डिग्री का फेस डिफरेंस। और इसको आप ये जो फोर्थ आर्म है उसको आप उसके एंगल को θ4 कहिए। तो ये आर्म 1 में θ1, आर्म 4 में θ4, आर्म 2 में θ2 जो कि है 0 डिग्री और आर्म 3 में 90 डिग्री। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। और बैलेंस्ड कंडीशन में जैसा कि आपको पता है Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, ये हमने ऊपर देखा। और बैलेंस कंडीशन में इम्पीडेंस तो ये है, फेस एंगल क्या है? θ1 प्लस θ4 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ3। नाउ फॉर शेयरिंग ब्रिज, अब शेयरिंग ब्रिज की बात की जाए तो θ2 तो आपका 0 है ही, तो हमने यहाँ पे θ2 की जगह 0 डाल दिया। तो आपका शेयरिंग ब्रिज क्या होगा? θ1 प्लस θ4 इज इक्वल टू θ3। अब हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो आर्म्स का इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट आर्म का इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे हम Z1 के। नाउ फर्स्ट आर्म में देखो, फर्स्ट आर्म में क्या है? एक C और एक R पैरेलल में है। सो Z1 विल बी इक्वल टू R1 पैरेलल XC1, R1 पैरेलल XC1 मतलब R1 XC1 बाय R1 प्लस XC1। अब XC क्या होता है? J ओमेगा C। सो XC1 इज इक्वल टू 1 बाय J ओमेगा C1। आप XC1 की जगह पुट करके पूरा सिंप्लीफाई करो तो कुछ इस तरह का Z1 आएगा। अब Z1 को इम्पीडेंस कहते हैं और इम्पीडेंस के इन्वर्स को 1 बाय Z इज कॉल्ड द एडमिटेंस। ये है एडमिटेंस। एडमिटेंस Y1 इज इक्वल टू 1 बाय Z1। और Z1 की वैल्यू है तो Y1 की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी कुछ ऐसी। उसके बाद आर्म 2 में क्या है? सिर्फ R2, तो Z2 इज इक्वल टू R2। और आर्म 2 में क्या है? कैपेसिटर, तो Z3 इज इक्वल टू XC3 और XC3 मतलब 1 बाय J ओमेगा C3। तो आपको Z2 और Z3 की वैल्यू मिल गई, क्या आपने लिख दी। और Z4 में क्या है? देखो आर्म 4 में क्या है? आर्म 4 में कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में है, तो Z4 इज इक्वल टू RX प्लस XCX मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस, तो RX प्लस 1 बाय J ओमेगा CX Z4। तो Z4 की वैल्यू ये रही। तो Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, ये तो आपको पता ही है, बैलेंस कंडीशन में होता है Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3।
अब Z4 को आप सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो Z2 Z3 बाय Z1, तो Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 इंटू Y1। अब Z4 क्या है, Z4 की वैल्यू क्या है, Z4 की वैल्यू है Rx प्लस 1/j ओमेगा Cx, दिस इज Rx प्लस 1/j ओमेगा Cx। Z2 की वैल्यू है R2, Z3 की वैल्यू भी आप पुट करो 1/j ओमेगा C और Y1 की वैल्यू भी आप पुट कर दो, फिर आप सॉल्व करो, ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई करो। नाउ कंपेयर द रियल पार्ट मतलब ये और ये, तो Rx इज इक्वल टू R इंटू C1/C3। नाउ कंपेयरिंग द इमेजिनरी पार्ट मतलब J वाला पार्ट, तो इनको कंपेयर करो, J और J कैंसिल होगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल होगा, बचेगा क्या, Cx इज इक्वल टू R1/R2 C1, मतलब कि अगर आपको R1 पता है, R2 पता है और C1 भी नोन है तो आप अननोन कैपेसिटर Cx फाइंड आउट कर सकते हो। ये था आपका शेरिंग्स ब्रिज। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, वो आप खास सुधार लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा E² इज इक्वल टू VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर,